हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओपल में। आज से हम लोग एक नया टॉपिक को लेके आए हुए हैं, दैट इज द इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत में आज का जो लेक्चर है हम लोग फोकस करेंगे नॉर्थ ईस्ट पे। ये नॉर्थ ईस्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा में कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या था, और ये इंसर्जेंसीज जो उभर के आया है नॉर्थ ईस्ट में, इसका रीजन क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत, तो वो वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जितनी भी वीडियोस होंगी पर्टिकुलरली एक एक स्टेट्स को लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग डिटेल में समझना है इस टॉपिक को। अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के अलावा भी स्टेट पीएससी, यहाँ तक कि अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलता ही मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम लोग, जब नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे इंसर्जेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स के बारे में देखा हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत में था तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन कुछ इस तरह से था। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन था वो इस तरह से था, जहां पे हमारे देश में सिर्फ 3 ही राज्य हुआ करते थे, त्रिपुरा, मणिपुर। ये एक मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट्स, एंड जो पूरा अभी एरियाज आप देख रहे हैं ये येलो एरिया, ये असम का हुआ करता था। लेकिन बाद में इसको जब हमारा देश आजाद हुआ, आप ये जो एरियाज देखेंगे जो इस समय अरुणाचल प्रदेश का है, ये पहले क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज के अंतर्गत आता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था असम के गवर्नर के द्वारा, स्टर्ड बाय असम गवर्नर। इस तरीके से हमारा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं, कौन पहले किस तरह से था, उसके बाद याद रखिए आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश को कब अलग राज्य का स्टेटस दिया गया, जैसे कि 1987, मणिपुर, मेघालय एंड सो ऑन, इन सबको आप याद रखिएगा कब इनको स्टेटस दिया गया। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट डे का। प्रेजेंट डे इस तरह से लगता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। आपके एग्जाम में क्या क्या आपको याद करना है, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिजोरम सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है। देखिए मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। एंड इसके अलावा तो आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, एक तो पॉइंट हमारा ये बन सकता है। दूसरा क्या है, कौन से स्टेट से वी कैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, ये आपको याद रखना है। और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, एक हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये आज का प्रेजेंट डे हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। अब थोड़ा देखिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है ये 8 स्टेट्स हैं, जहाँ पे 7 सिस्टर्स, आप सिक्किम को छोड़ के जितना भी पार्ट कलर्ड पार्ट देखने को मिलता है ये हमारे क्या है, दे आर कॉल्ड द 7 सिस्टर एंड +1 सिक्किम। ये कंप्राइज करते हैं 8% कंट्रीज का जो लैंड मास है, 4% नेशनल पॉपुलेशन। 99% of 6,387 किलोमीटर बॉर्डर ऑफ दिस रीजन। अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे म्यांमार हो गया, ऊपर से हमारा चाइना लग गया, यहाँ पे बांग्लादेश लग गया, तो ज्यादातर जो रीजन है मीन्स 99% जो इसका ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से बांग्लादेश के साथ 2700 किलोमीटर, म्यांमार के साथ
1643, चाइना, भूटान एंड सो ऑन। देखिए, अगर आप हम लोग इसके बारे में देखा जाए कि शुरुआत में क्या था, प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में यहाँ पे जो एरियाज है, ये ज्यादातर यहाँ पे आपको पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जो ऑल एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ही रहती थी। उनके एक रिच कल्चर हेरिटेज थी, कई सारी उनकी लैंग्वेज एज वेल एज द कस्टम्स, जो कि ब्रिटिश ने इस चीज को, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये समझ लिया है कि हम लोगों को यहाँ पे रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना किसी भी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी कदम नहीं उठाया कि जो भी ट्राइबल लोग यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों को देख के आए। तो शुरुआत में क्या है, अब इंसर्जेंसीज यहाँ पे क्यों उठी, अब आप समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो टाइम चल रहा था, तो वहां पे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन कंप्लीटली आउट रहा इस चीज में। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इतना ज्यादा महत्व उनको पता ही नहीं चला कि पूरे देश में, मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये पूरा तेजी से चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों को पता नहीं। और इंडिपेंडेंस के बाद भी यही चीज, इंडिपेंडेंस के बाद इनके दिमाग में इतना वो सेटअप हो गया है कि देखिए, पहले हम पे ब्रिटिश वालों ने कब रूल किया है, अब दिल्ली वाले हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। इसीलिए जो इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है, दिस इज द मेन कॉज। उसके बाद भी हम लोग देखें, देयर आर सो मेनी कॉजेज व्हिच रिलेट टू द इंसर्जेंसीज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उसी टाइम जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी इस समय, तो वहां पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने एक चीज यहाँ पे सपोर्ट किया, किस चीज का, क्रिश्चियन मिशनरीज का। क्रिश्चियन मिशनरीज का सपोर्ट किया। मीन सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज लाए नॉर्थ ईस्ट में। और आप ये देखेंगे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, मीन्स वी कैन से 90+ पॉपुलेशन जो है इन द एरियाज ऑफ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन की देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए, जब ये आया तो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ, establishment of school, hospital, and churches, जिसकी वजह से एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज लोगों के अंदर इस एरियाज में डेवलप किया गया अमंग्स द ट्राइबल पॉपुलेशन। और उससे ब्रिटिश को काफी ज्यादा फायदा हुआ इस चीज में। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर 68% ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन लिव्स इन द स्टेट ऑफ असम अलोन। 68% जो पॉपुलेशन है वो असम में रहती है। शुरुआत में क्या है कि जब देश, उनको ये लगा कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ट्राइबल वालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश वाले। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट वालों को ये लगने लगा, पहले इनकी ही पॉपुलेशन, मीन्स से जो भी लोग आप देख सकते हैं वहां पे वही लोग ही रहेंगे। लेकिन आजकल, अगर आज के एज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, तो यहाँ पे कई सारी पॉपुलेशन ऐसी भी हैं जो अदर रीजन, असम के लोग भी वहां पे, वेस्ट बंगाल के भी लोग वहां पे हैं, बंगाली स्पीकिंग। तो वो ये सोचते हैं कि ये जो बंगाली स्पीकिंग वाले पीपल हैं या फिर असामीज है, ये हमारे कल्चर को दबा रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले, मीन्स जो आप एक्सट्रीमली नॉर्थ ईस्ट का रीजन है,
इनका डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी 13 पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश, और जहां पे असम की बात करें तो यहाँ पे 340 पर स्क्वायर किलोमीटर इन असम। काफी ज्यादा इस एरियाज में, ये जो एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, रेंजिंग फ्रॉम 19.3% इन असम टू 94.5% इन मिजोरम। अब आप समझ लीजिए, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड, ये सारे के सारे आप बाहरी एरियाज हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं कि असम वाले असमीज हैं या फिर जो बंगाली हैं, ये इनके कल्चर को डेवलप मतलब डिप्राइव कर देंगे आने वाले टाइम में। और रीजन हैज ए 160 शेड्यूल कास्ट, देखिए नंबर तो चेंज हो सकते हैं, एज वेल एज दी 400 अदर ट्राइब्स एंड सब ट्राइब कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। ये प्रीडोमिनेटली रूरल विद ओवर 84% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि रूरल एरियाज में रह रही हैं। इसका देखिए मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी रिसेंटली एक ट्रेन चलाई गई है लाइक इम्फाल, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ ऐसी कैपिटल है जहाँ पे हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में ट्रेन अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है, क्योंकि इनका जो टैरन है ये काफी हिली है इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट इन असम। असम को छोड़ के ज्यादातर आपको देखने को मिले हिली एरियाज में है। अपार्ट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र, बराक एंड इम्फाल वैलीज एंड सम फ्लैट land in between the hills of Meghalaya as well as Tripura, and the remaining third of the areas जो है वो हिली एरियाज है, हिली terrain है। इसकी वजह से इस एरियाज में आपको शुरुआत में इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। द रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच है, जो कि कवर करता है वाइडली डेंस फॉरेस्ट। ज्यादातर रेनफॉल भी इसी एरियाज में, हमारे देश के इसी एरियाज में आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगा, और जो फ्लोरा एंड फौना वो भी इन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। दे आर मार्क्ड विद द डाइवर्सिटीज इन कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, एंड इट इज होम टू मैनी सोशल, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। आपने देखा होगा नागाज हैं, मिजोज हैं, गारो, जैंतियास, खासी, ये सारे के सारे ज्यादातर आप ये सोशल एथनिक्स इन एरियाज में ही देखने को मिलेगा। अब स्ट्रेटेजिक की इंपॉर्टेंस से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उससे पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, हमें इन एरियाज में फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारा देश मतलब जो मैप था वो इसी तरह था, बाद में एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे लोगों में एक डिमांड उभरी कि नहीं, हमें अपना एक देश चाहिए, हमें एक अपना वो चाहिए, लाइक पर्टिकुलर स्टेट्स, ताकि हम अपने स्टेट्स को डेवलप कर सकते हैं। कंप्लीट अगर कोई बिग स्टेट्स है वो अपने एरियाज में ही डेवलप करेगा, बाकी अदर एरियाज में नहीं। आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी यही डिमांड चल रही है कि उत्तर प्रदेश को 3 पार्ट में बांटा जाए, पूर्वांचल, एक है मध्य उत्तर प्रदेश, और दूसरा है हमारा बुंदेलखंड रीजन। क्योंकि बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करते हैं, बुंदेलखंड रीजन इज दी वन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज इन दी उत्तर प्रदेश। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही थी। तो धीरे धीरे करके के सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 6th शेड्यूल के अंतर्गत वहां पे लोगों को ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो सेल्फ रूल कर सकते हैं। इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल क्रिएट किया गया। और फिर जैसे ही असम को 1987 सॉरी जैसे ही असम से अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक अलग ही दर्जा दे दिया गया। फिर वो क्या करता है कि उनके कुछ भी जो एरिया, उनके जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, उस चीज को वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। मिड 50s में हम लोगों ने देखा कई सारे जो लोग आए हुए थे, जो फिजो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नागालैंड से इस पर्सन के बारे में, फिजो। इसने वॉइस रेज द बैनर।
ऑफ रिवॉल्ट इन नागालैंड, और इसके बाद कई से ये जो रिवॉल्ट है कई अलग अलग राज्यों में फैला, मिजोरम में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। एंड 1960s में क्या है, एक असामीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तब ही एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। ये जो प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं 1960s में असामीज को, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा है कि असामीज का अगर उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डिक्लेयर कर दी जाएगी तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है वो तो डिप्राइव हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की। ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नेशन डिफेंस आर्किटेक्चर में। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। इट्स इंपॉर्टेंस इज एनमरेटेड बिलो, किस चीज में, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर, कई जो एरियाज हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये जो एरियाज है बांग्लादेश से, भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ ऑलरेडी सिचुएशन हमारी है कई सारी, चाहे वो आप रीजन ले लीजिए भूटान का, और चाहे वो आप रीजन ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, मीन्स इफ यू बिलोंग्स टू द अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इंडिया को ऐसा तो है नहीं कि डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन आपका बर्थ अगर अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है तो ये सबसे पहले और आप ये जाना चाहते हैं चाइना अगर जाना चाहते हैं तो जो आपको वीजा मिलता है वो स्टेबल वीजा दिया जाता है। ये स्टेबल वीजा अच्छा नहीं होता है, क्यों? देखिए स्टेबल वीजा का मतलब ये है कि चाइना ये बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज द पार्ट ऑफ चाइना, और स्टेबल वीजा अगर वो देगा तो आप उस देश में, चाइना में उतने दिन तक रह पाएंगे, इतने दिन तक आपका वीजा है। जब आप चाइना से बाहर आएंगे तो आप वीजा निकाल लेंगे, मतलब चाइना के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपके पासपोर्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप चाइना गए हैं अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये काफी बार जो भी इंडिया एंड चाइना रिलेशन आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में, वहां पे कई बार ये इश्यू उठता है अरुणाचल प्रदेश का। बांग्लादेश के साथ सिचुएशन हमारे सही है, म्यांमार के साथ कभी कभार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एक मूवी आई हुई थी उरी, उसमें शुरुआत में जो सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली वो कहां से, म्यांमार का ही था। It makes up to 40% of India's land border with the neighbors. Bridge to Southeast Asia, ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक काफी मतलब व्हाट वी कैन से एक रास्ता बनाता है। द रीजन इज एट द क्रॉस रोड ऑफ द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है साउथ, लाइक इंडिया जो है, इंडिया एंड द वाइब्रेंट इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग द सदर्न चाइना, उनके साथ एक ब्रिज हेड बना के चलता है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है, हमारा जो एरियाज है, ये जो एरिया आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। इतना ज्यादा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं गुड्स के, वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हम लोग सी रूट से जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी लाइक वी कैन से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाए वो सी रूट से किया जाएगा, वहां से गवर्नमेंट को पास भी पड़ता है एंड सो ऑन। एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, नॉर्थ ईस्ट इज एंडोव विद ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑयल, गैस, कोल, फर्टाइल लैंड, हाइड्रो, विच कैन बी हार्नेस फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नाउ वी कैन लर्न अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए और स्ट्रेटेजिक के लिए एक इम्पोर्टेंस क्या है कि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा हम लोगों ने डिफेंस वाले स्टेज में देखा हुआ, तो डिफेंस में क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है इन एरियाज में, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो या मेघालय, तो जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है कि इन लोगों की जो डिमांड है वो ऑन द स्पॉट मिल सके।
तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रायोरिटाइज दे रही है, गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी जो है वो भी, उनका भी योगदान इस समय ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ओवरव्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, दैट हैज बीन लैंड ऑफ 1000 म्यूनिटीज। इन म्यूनिटीज को हम they have been taking place since pre-independence times. So insurgency in the northeast are the reflection of the, जो भी नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को इंसर्जेंसी देखने को मिलती है वो किसकी वजह से, या तो सोशल की वजह से हो जाएगी, या कल्चरल की वजह से हो जाएगी, या एथनिक, या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, टेरेन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, या फिर जो भी चेंजेस आए हुए हैं उस वाले एरियाज में। ये सारे के सारे these are the factor which is related to the insurgencies in the northeast. A cursory look at the demographic motif on the northeast India would show that the region is home to curious amalgamation of cross-cutting societies. ये सबसे बड़ा वही एग्जाम्पल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि इंडिया में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में चल क्या रहा है। वन ऑफ द एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले देख लिया है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में वही सिचुएशन थी, और अब ये सोचते हैं कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं जो लोग, अब वो दिल्ली वाले हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये कटिंग एज, मतलब इन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमें इतना क्यों इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। यही एक रीजन है, और ये बोलते हैं, इसलिए ये डिमांड आई हुई है कि हम लोगों का एक सेपरेट स्टेट होना, मतलब सेपरेट कंट्री हम लोगों को चाहिए। सेपरेट कंट्रीज का गवर्नमेंट ने नहीं, हाँ बोलता है, गवर्नमेंट कभी भी नहीं बोलेगा। और वो क्या बोले कि सेपरेट स्टेट प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि वो क्या है, सेपरेट स्टेट से उन एरियाज को डेवलप कर सकते हैं, वो अपने कल्चरल, अपनी एथनिक, अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को बरकरार बना के रखेगा। The problem of plurality, in fact the tendency of ethno-political assertion is the high among the group. इनका प्राइमरी रीजन यही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन द मोस्ट केसेस डू नॉट कोइंसाइड विद द एग्जिस्टिंग सोशल बाउंड्रीज। कभी कभार ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है, they are not supported with each other. You can take the recent example, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, कई प्रॉब्लम कितनी ज्यादा, छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन यूनिट ऑफ द इंडियन फेडरेशन इज इंस्पायर्ड सेवरल पॉलिटिकल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड दे डू, एंड व्हाट वी कैन से, इनकी क्या है, इनकी डिमांड को कैटर नहीं किया जा सकता है, इनकी जो एथनिक कैटेगरी है उनकी डिमांड को कैटर नहीं किया जा सकता है, एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उनके आपस के लोगों में, एंड देयर नेचर एंड कॉज एंड द स्ट्रेजेंट ऑफ इंसर्जेंट। इसी की वजह से ये दिस रेंज ऑफ सक्सेशन टू ऑटोनॉमी, कि हम लोगों को एक ऑटोनॉमी दी जाए, and movement against the foreigners and immigrants, ethnic integration and reaction of the perceived imposition of Indianness, जो common factor है, that is resorting to the violence of articulation and mobilization of demand। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि 1960s में जब असमीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जब 1960s में असमीज was made the sole official language of the state, इसी की वजह से this led to immediate and strong reaction, among the tribal district,
और इन द ट्राइबल और अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। और इसकी वजह से कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिलीज ट्राइबल पॉपुलेशन की, वो ये चाह रही हैं कि ये असामीज हैं, जो बंगालीज जो रेसिडेंट इनकी जगह में रह रहे हैं, ये खत्म कर देंगे इनको कंप्लीटली। और ट्राइबल को दिमाग में ये था कि हमारी जो आइडेंटिटीज है, हम अपनी आइडेंटिटीज भी खो देंगे, और जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर एंड ट्रेडर्स, इसमें भी हमारा कुछ भी योगदान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी लैंग्वेज इसमें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जब जो है इंग्लिश इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड मैंडेटरी, अगर इंग्लिश को ऑफिशियल कर दिया जाए, ऑफिशियल एंड मैंडेटरी, उस वाले केसेस में क्या है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप पोजीशन नहीं ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो ये यही सेम सिचुएशन इनके अंदर भी आ गई थी कि जब 1960s में असम को ये डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो फिर क्या हुआ, देखेंगे आगे। द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। हर एक जो रीजन है इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होमलैंड एज अ सेपरेट नेशन and a pursuit of realization that the goal by use, इनका मेन है नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, इनका ये था कि हमें अपना एक सेपरेट नेशन चाहिए, हमें एक अपना सेपरेट नेशन चाहिए। और उसकी वजह से सेपरेट नेशन इन्होंने क्या अपनाया, एक वायलेंट मेथड भी अपनाया और नॉन वायलेंट मेथड भी अपनाया हुआ है। ये जो यूएलएफए इन्होंने डिमांड किया कि हमें एक सॉवरेन असम चाहिए, और एनएससीएन ने डिमांड किया कि हम लोगों को एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए। यूएलएफए का अगर बात किया जाए तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अनलॉफुल एसोसिएशन। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, अनलॉफुल। ये जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, दे आर द मेजर इंसर्जेंट ग्रुप ऑपरेटिंग, they are the major insurgent groups operating in northeast। और इनको जो डिक्लेयर किया जाता है वो किसके अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत इन लोगों को अनलॉफुल एसोसिएशन एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एनएससीएन जो है हमारा, दैट इज वी कैन से एनएससीएन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी जो गवर्नमेंट है इस समय जो गवर्नमेंट है वो किसके साथ काम कर रही है, मतलब नेगोशिएशन है, सीज फायर नेगोशिएशन किया जा रहा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईसेक मूविया आईएम के साथ। दूसरी जो है वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। एथनिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, एथनिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एथनिक्स कॉन्फ्लिक्ट में दे आर इन्वॉल्विंग असर्शन ऑफ numerical smaller and lesser dominant tribal group against the political and cultural hold the dominant of tribal group. Assam is also take the form of tension between the local as well as migrant communities। देखिए, हम लोगों को ये देखना असम का भी पता है क्योंकि असम में कई सारे माइग्रेंट कम्युनिटीज आते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से भी आ जाए, लाइक इलीगल माइग्रेंट्स हैं, एज वेल एज जो
जो नॉर्थ ईस्ट के, लाइक नॉर्थ ईस्ट नहीं, हम लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया का ले लेते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया अगर उस एरियाज में जाके बसती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द माइग्रेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज में, सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं लाइक इन्वॉल्विंग मूवमेंट, जो कि आज करते हैं हमारा एक अलग से सब रीजनल एक्सप्रेशन हो, एक अलग से लाइक which come in the direct conflict with the state government or even the autonomous council। ये चाहते हैं कि ताकि हमारा असम में एक व्हाट वी कैन से सो लाइक ऑटोनमस काउंसिल दे दिया गया। ऑटोनमस काउंसिल का ये एक रीजन है, इस रीजन में ये बोलते हैं नहीं, हमें ये जो रीजन है ये हमारे पास दे दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड दी सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ताकि हम इस रीजन में अब जो भी अनडेवलप चल रहा है उसमें हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू पार्टीशन, कुछ तो हम लोगों ने देख लिया है, बाकी और देख लेते हैं इसके बाद में क्या है। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या है, एक रैपिड स्प्रेड ऑफ टी गार्डन देखने को मिला। रैपिड स्प्रेड ऑफ टी गार्डन, जो फर्स्ट टी गार्डन जो सेटअप किया गया था 1835 में है। में देखिए, अगर वहां पे रैपिड स्प्रेड ऑफ टी गार्डन होगा तो जो भी उस एरियाज में डेवलपमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्या है, जो यहाँ से अगर आप साउथ से भी लोग ले लेते हैं या फिर जिसको भी टी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है वहां पे जाके उनकी जगह ले लेता है। एंड जो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द कॉमर्शियल ऑफ क्रूड ऑयल, तो आप ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट डिस्कवरी क्रूड ऑयल कब हुआ था, 1889 में, और वो कहाँ पे, दिगिवॉय इन असम। दिगिवॉय इन असम, जो एशिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वाज सेटअप। एशियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी was set up in 1901। तो इसमें क्या है, ये जो चीजें हैं, एक तो रैपिड स्प्रेड ऑफ टी गार्डन, उसके बाद क्रूड ऑयल का डिस्कवरी यहाँ पे किया गया। जब क्रूड ऑयल का डिस्कवरी हुआ तो पहला एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी 1901 में दिगवा में सेटअप किया गया। इसकी वजह से दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में डेवलपमेंट देखने को मिला, इस रीजन में डेवलपमेंट देखने को मिला। दिस लेड टू द फाउंडेशन डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। और जो उस समय जो ट्रेड होता था वो कहाँ से किया जाता था, अगर हम बात करते हैं ट्रेड का, तो ट्रेड जो हुआ करता था दैट इज चित्तौंग पोर्ट। चित्तौंग पोर्ट से ट्रेड किया जाता था। जैसे ही पार्टीशन हुआ, अब ये चित्तौंग पोर्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में जैसे ही पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा देखने को में नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इट डिस्कनेक्टेड, इसके वजह डिस्कनेक्ट इंडिया विथ नॉर्थ ईस्ट। इंडिया विथ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब ये देखिएगा सिर्फ 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर
कि जो लाइक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारे यहाँ पे, ये इतना ज्यादा पतला है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसकी वजह से दिस इज द ओनली लिंक वी हैव, दिस इज द ओनली लिंक वी हैव इन विच कनेक्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी ही कनेक्ट करता है। अगर हमारा इस एरिया में आप देख सकते हैं, जैसे ही जो चित्तौड़ पोर्ट था, इसकी वजह से हमने वी हैव लॉस्ट लैंड एंड सी। और इसकी वजह से ये सील कर दिया गया, क्योंकि अब वो दूसरे कंट्री के अंदर आता है तो दूसरा कंट्री कैसे आपको अलाउ करेगा। जब पार्टीशन हुआ, शुरुआत में तो अच्छा काम चल रहा था, पार्टीशन हुआ, इस पार्टीशन में सिचुएशन आपको पता ही चल गई है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो ट्रेड था, ट्रेड में भी डिक्लाइन करने को देखने को मिला, ट्रेड में भी डिक्लाइन देखने को मिला, रिस्ट्रिक्शन पुट कर दिए गए, रिस्ट्रिक्शन वॉज पुट बाय द पीपल। काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इस एरियाज में लगा देंगे। अगर आप जब हम लोग मणिपुर पढ़ेंगे तो मणिपुर में इनर लाइन परमिट का एक कॉन्सेप्ट है ILP, उसके बारे में देखेंगे। आपको उस कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट, अदर पार्ट में भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा अगर आप उस एरियाज में जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी और कौन कौन से, एक डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में एक अलग से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, which is also the isolation of northeast due to partition। अभी क्या हुआ, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, they were the district of Assam, Arunachal Pradesh and NEFA। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, they were the district किसके डिस्ट्रिक्ट थे, असम के, अरुणाचल प्रदेश एंड NEFA। उसके बाद जो मणिपुर था, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दे वर द प्रिंसली स्टेट। मणिपुर एंड त्रिपुरा, they were the princely state। और यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल का इसके अंदर इसका गठन किया गया अंडर द सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया ताकि इन एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये आइसोलेशन क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ दिस रीजन आफ्टर द पार्टीशन वाज बिग ब्लो टू द, व्हाट वी कैन से, टू द इकोनॉमी इन द रीजन। ज्योग्राफी की वजह से इसका जो ज्योग्राफी आइसोलेशन, ज्योग्राफी आइसोलेशन की वजह से ही क्या है, एक बिग ब्लो देखने को मिला इन इकोनॉमी इन द रीजन। आफ्टर इंडिया इसमें पर कैपिटा इनकम की अगर बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम इसकी कितनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस और आज के समय में।
after independence and now. This is much less than 27% per capita income of this region. Per capita income of Assam was much higher than the average of national income. आप समझ सकते हैं जो असम का ही पर कैपिटा इनकम शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उस समय असम का जो पर कैपिटा इनकम था वो पूरे देश मतलब नेशनल के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा था. इट लाइक एवरेज ऑफ द नेशनल पर कैपिटा इनकम. अगर डिपेंडेंसी की बात करते हैं ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे काफी ज्यादा ये डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर. यहाँ पे 80% ऑफ द रीजन, व्हाट वी कैन से, they are highly dependent on the agriculture. Dependence on agriculture. %80 of the region's GDP. अगर लाइक और ज्यादा आपने देखा हुआ है कि जो हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है कुछ राज्यों को, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करती है 90:10. हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 90:10 का दिया गया है दर्जा इन दी स्कीम्स. 90:10 का ज्यादातर देखने को मिलेगा इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. जो भी स्कीम है, अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90% जो है वो सेंटर बॉर्न करेगी, उसका जो रेवेन्यू है. 10% जो जाएगा 10% स्टेट गवर्नमेंट बॉर्न करेगी इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिमेन अ कंसर्न. ये अभी भी कंसर्न देखने को मिला है नहीं. देखिए अगर हम बात करते हैं अदर रीजन को, जो हमारा नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम है, उस एरियाज में तो काफी सही है, लेकिन बाकी अदर एरियाज में प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिमेन चैलेंज, कंसर्न. अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, मिजोरम का लिटरेसी रेट आपको 96% ऑलमोस्ट, त्रिपुरा का 87%, नागालैंड का 80%, मणिपुर का 79%. लेकिन बाकी जो एरियाज है वो भी तो प्रॉब्लम है अभी, उनका भी तो आप सोचिए. तो देखिए मेन अगर रीजन का हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट का जो इतना अच्छा मिजोरम का क्यों है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि वहां पे मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया, जिसका मेन मकसद ये था उस एरियाज में डेवलपमेंट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल और इन द फील्ड ऑफ जो रिलीजियस, उनके कल्चरल जो था उस चीज में. तो ज्यादातर इसीलिए जो इसका लिटरेसी रेट है काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. हम बात करते हैं लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत में तो थी, जब हम लोगों ने पिछले वाले में देखा हुआ था कि रैपिड लाइक टी गार्डन भी है, क्योंकि उनका जो अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन उस रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा.
प्रॉपर तरीके से यूज ना होने के कारण यही प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरा, क्रूड ऑयल का जब उन्होंने देखा कि एक सेटअप किया गया, अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा जो है एक नया प्रोजेक्ट को लेके आया है जो कि कनेक्ट करेगा लाइक लैंड रूट को कनेक्ट करा है इंडिया से लेके थाईलैंड। तो ताकि ताकि उस एरियाज में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए। इंडस्ट्रीज न होने के कारण देयर इज अ इंक्रीज इन lack of industries lead to the increase in rate of unemployment in the region. Unemployment in the region. ऑन दी अदर हैंड टॉप डाउन प्लानिंग, देखिए टॉप डाउन प्लानिंग हम लोग यहाँ पे बॉटम अप प्लान नहीं कर सकते हैं, हमेशा अप एंड डाउन प्लानिंग रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है लोगों के अंतर्गत। अगर हम लोग टॉप डाउन लाइक डाउन टू अप प्लानिंग दे दी जाए, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये हम लोगों ने कर दिया गया है कि सेंटर टॉप पे रहेगी और जो है लाइक जो स्टेट्स हैं ये अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो एक वन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे निकल आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट का मेन मकसद ये है कि हमारे वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है, उन चीज को अंडर द यूएपीए के अंतर्गत जो भी डिफाइन किया गया है, जिसको दर्जा दे दिया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग खत्म करें। खत्म करने के बाद ही हम टॉप डाउन अप बॉटम अप अप्रोच को अपना सकते हैं। जब अगर गवर्नमेंट बॉटम अप अप्रोच, कहीं पे भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप प्लानिंग कमीशन को हटाया क्यों था, क्योंकि वो टॉप डाउन अप्रोच था, और नीति आयोग बॉटम अप। इसीलिए उसमें क्या है कि बॉटम अप अप्रोच में इस एरियाज का डेवलपमेंट इन लोगों को पता है कि होना क्या है। सेंटर में आप बैठे उसको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं। जब तक बॉटम अप अप्रोच नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम देखने को ही मिलेगी। नेक्स्ट, इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसीज होती क्या है? इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोटेक्टेड स्ट्रगल conducted methodological step by step in order to attain specific इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव लीडिंग टू फाइनल ऑफ दी मीन्स। वही चीज है इंसर्जेंट क्या है कि आप इस समय जो हम लोग नागालैंड में किसी की गवर्नमेंट है, ठीक, नागालैंड में लेट्स से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है नागालैंड में, और और ये क्या है कि नागालैंड के जो एनएससीएन है ये चाहते हैं, एनएससीएन का हमेशा गलत ही अपनाया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहते हैं कि हम इसको खत्म करें, मतलब हम इसको हटाएं और हमारा एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, खुद का एक देश बनाए। तो उसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ताकि इस चीज को कंप्लीटली एग्जिस्टिंग ओवरथ्रोन कर दे, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है जिसने क्या है इसको कंप्लीटली हटा दिया गया, तो ये एक इंसर्जेंसीज हो जाता है। मेथड ऑफ इंसर्जेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड अपनाया जाता है इंसर्जेंसीज में। यहाँ पे सबवर्जन, गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, convergence of guerrillas in like guerrillas into the regular unit, into regular unit, ताकि ये क्या है so that they can confine conventional manner। रीजंस क्या है, अब थोड़े इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा जो इंसर्जेंसीज का रीजन है वो है लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। आई एम रियली सॉरी, या लैंग्वेज, एथनिसिटी।
ट्राइबल राइवलरी, माइग्रेशन होने की वजह से उनको ये लगता है कि जो हमारे एरियाज हैं, हमारा जो लैंग्वेज है, सो ऑन, ये प्रॉब्लम में आ रहा है। कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नेंस, इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप, और क्या क्या प्रॉब्लम है, बैकवर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन, एक्सेट्रा। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं विच लीड टू द इंसर्जेंट इन दीज एरियाज। कोई भी एरियाज में देखिए, इंसर्जेंसीज का अगर आप कहीं पे भी आता है तो इंसर्जेंसीज के हर जो भी रीजन कॉन्फ्लिक्ट वो यही ही रहेगा। इनकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है एक इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर होमलैंड, इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर होमलैंड। और दूसरा क्या है? बेटर कंडीशन ऑफ एथनिक ग्रुप, कंडीशन फॉर एथनिक ग्रुप, कि एथनिक जो हमारे एथनिक ग्रुप है उनकी बेटर कंडीशन हो सके। देखिए, और मेन टेरेन की बात करते हैं। इसका एरिया जो टेरेन है काफी डेंस फॉरेस्ट है, and their open border with the Bangladesh as well as Myanmar. बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखिए, अगर हमारा ओपन बॉर्डर है किसी भी देश के साथ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। वहां से कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। काफी बांग्लादेश का तो आप एग्जांपल ले लीजिएगा, बांग्लादेश से कितने लोग हमारे देश में इलीगल माइग्रेंट्स बन के आए हुए हैं। तो अगर वो इसे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट की वजह से इतना ज्यादा हम नहीं पता कर पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड सो ऑन। एक्सटर्नल लिंक्स क्या क्या बन सकती हैं? एक्सटर्नल लिंक्स में जो है दे आर द क्रॉस बॉर्डर लिंक, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स। सेकंड, प्रोक्योर आर्म्स। ये आर्म्स जो क्या है कि एक तो इनका जो लिंक है चाइना। नॉर्मली हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश वाला देखेंगे तो उसमें देखेंगे चाइना का क्या रोल है। जो चाइना है या फिर जो बॉर्डर वाले जो लोग हैं, लाइक अदर कंट्रीज के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो उकसाते हैं इन लोगों को कि आप ये अपनाइएगा, इस चीज का आप यूज करिएगा ताकि अब आपकी जो भी डिमांड हो उस डिमांड को पूरा किया जा सके। ये प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर आर्म्स, हथियार को रखना, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल को मारना। जब हम लोग इनोसेंट पीपल को मारेंगे तो लोग हमें जानेंगे, लोग हमें जानेंगे तो हमारा दबदबा बनेगा। किलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पर्सनल, ये तो सबसे ज्यादा ही होता है, किलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पर्सनल। इंडल्ज इन अनलॉफुल एक्टिविटीज,
इंडल्ज इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। बस 3 और, फिर इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अबडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, abduction of government official, politician, businessman। देखिए क्या है कि पॉलिटिशियन या यहाँ तक के जो भी बिजनेसमैन या फिर जो टॉप एक्टर होते हैं उन लोगों को भी अबडक्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो ज्यादातर देखने को मिलता है। पॉलिटिशियन में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है कि जब नक्सलाइट का जो एरियाज है वहां पे सुकमा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर को अगवा कर लिया था। बिजनेसमैन भी का होता रहता है इन चीज में, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन उनका अगवा करेंगे तो गवर्नमेंट इनकी बात मानेगी ही मानेगी। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? रिक्रूट एंड ट्रेन देयर कैडर, देयर कैडर, और डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जाता है इन्हीं के द्वारा। तो ये सारे हम लोग क्या है जितना भी कॉजेज है, जो भी रीजन है, इन रीजन के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है इस क्लास में। नॉर्थ ईस्ट कितना क्यों इम्पोर्टेंस है, उसकी इकोनॉमिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस और स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या किया जाएगा, जितने भी पर्टिकुलर बाय स्टेट को डिस्कस करेंगे। So that's all for today. In the next class we will be learning a new topic. इसी का ही पार्ट रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे हम लोग नागालैंड के बारे में देखेंगे। नागालैंड में कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप हैं और क्यों वो डिमांड कर रहे हैं, which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice